हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं माइटोसिस का अगला लेक्चर नंबर 2। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम का डिस्कशन देखते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे डेफिनेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारी बात हम है ना करने वाले हैं आज इस लेक्चर में। चलिए पहले एक क्वेश्चन से है ना खाता खोला जाए अपना, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए ठीक है, एक 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है अपने को। ठीक है, जिसका एलिमेंट्स देखिए किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ए आई जे का वैल्यू 1 लेंगे जब आई जे से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब यदि यहाँ का एलिमेंट, ठीक है, मतलब ये रो नंबर यदि कॉलम नंबर से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, देन 1 यूज करेंगे। यदि रो कॉलम नंबर इक्वल हो जाएगा देन 0 यूज करना है। ठीक है, जब रो कॉलम से छोटा आ जाएगा देन क्या करना है, -1 यूज करना है। ठीक है, आराम से समझ में आ जाएगा आपको ऐसे। सबसे पहले आप ट्राई कीजिए, चूंकि कल जो हम छोड़ करके जा रहे थे, लास्ट मेरा जो लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, इसी टाइप से था। लास्ट का 2 क्वेश्चन यदि बात किया जाए तो आराम से आप समझ सकते हैं, नहीं। और यहाँ बोल रहा है ए आई जे में, ठीक है, यदि आई जे से ग्रेटर होगा फिर इस एलिमेंट का जो वैल्यू होगा आई स्क्वायर के इक्वल होगा। यदि आई जे के इक्वल हो जाएगा देन टू लिखेंगे वहां का एलिमेंट। यदि आई जे से छोटा हो जाए तो -j²। क्लियर है क्या? तो चलिए कर लेते हैं सबसे पहले एक नंबर के क्वेश्चन को। और एक नंबर करने से पहले हम क्या करें, एक काम कर लेते हैं, इस मैट्रिक्स को एज्यूम कर लेते हैं ए। ठीक है, जो 2 by 2 ऑर्डर का है, नहीं, ए आई से, और इसको कर लेते हैं ओपन। नहीं, ओपन यदि करेंगे तो A11 A12 A21 A22 की तरह इस तरीका से ओपन करेंगे। ठीक है क्या? अब एक नंबर को हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो, नहीं, एक नंबर में देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बोल रहा है, यदि i इज इक्वल टू j रहेगा, मतलब दिख रहा है यहाँ पर जैसे A11 है, i की जगह पर 1 है, j की जगह पर 1 है। ठीक है, जहां पर i और j का वैल्यू इक्वल आ जाएगा उस जगह का एलिमेंट का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 0 लेंगे। फिर देखो यहाँ पर i j से छोटा है ना, i j से छोटा है, चूंकि i1 है j 2 है, तो i यदि j से छोटा रहेगा तो यहाँ का एलिमेंट क्या लेंगे, -1। उसके बाद फिर देखो यदि i j से ग्रेटर हो देन वहां का एलिमेंट 1 लेना है। और फिर देखो जहां पर i इज इक्वल टू j हो जाए वहां का एलिमेंट 0। हो गया एक नंबर खत्म। नहीं, अब नंबर 2 पर आ जाते हैं। नंबर 2 पर देखो क्या बोल रहा है कि
इसका जो ए आई जे है ना वो किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, देखिए आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू। यदि यहां देखिए समझना है यहाँ पर, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय टू है ना, दिया हुआ रहे आपको। और यदि ए वन वन निकालना हो तो यहाँ देखो आई और जे है तो यहाँ वन प्लस वन हो जाएगा का होल स्क्वायर बाई टू, और ये हो जाएगा फोर बाई टू, ये हो जाएगा टू। कहीं बगल में भी निकाल सकते हैं या नहीं तो यहाँ भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। हम तो चाहते हैं ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, ठीक है, इसके लिए बहुत सारे बच्चे है ना ऐसे भी करते हैं। सबसे पहले वो जितना भी यहाँ पर है, ठीक है, सभी का वैल्यू निकाल लेता है, ये ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, फिर उसके बाद इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता है। जैसे मान लो इसको इक्वेशन हम वन मान लेते हैं, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा चलिए इसको मिटा लेते हैं, ठीक है, अच्छे से बनाते हैं इसी चीज को। और यहाँ देखो चूंकि ए आई जे इज इक्वल टू क्या दे रखा है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ से यदि मेरे को ए वन वन निकालना रहेगा, ए वन वन निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो आई और जे है तो यहाँ आई प्लस जे है तो यहाँ आ जाएगा वन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा फोर बाई टू, दिस इज टू। फिर यहाँ ए वन टू, ठीक है, फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम, फिर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई टू, थ्री थ्री जा हो जाएगा नाइन बाई टू। फिर यहाँ आ जाओ, फिर ए टू वन है नहीं, टू प्लस वन का होल स्क्वायर बाई टू, ये आ जाएगा नाइन बाई टू। फिर यहाँ ए टू टू, फिर टू प्लस टू का होल स्क्वायर बाई टू, ये 16 हो जाएगा, 16 बाई टू 8 नहीं। अब इक्वेशन वन में चलते हैं, a इज इक्वल टू, वहां ए वन वन का वैल्यू क्या रखेंगे, टू रखेंगे। ए वन टू का वैल्यू देख लो कितना है, नाइन बाई टू है। उसके बाद ए टू वन का वैल्यू भी नाइन बाई टू है बेटा, ठीक है, यहाँ का वैल्यू टू है। हो गया, कहानी खत्म। नहीं, ऐसे भी कर सकते हैं, पहले इसका वैल्यू निकाल लें, यहां भी हम वही काम कर सकते थे, इस तरीका से बनाया जा सकता है। नहीं, आप इसको उतारिए फिर हम इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। समझ में आया कैसे निकालते हैं, कैसे मैट्रिक्स को कन्वर्ट मतलब कंस्ट्रक्ट करते हैं हम लोग जब उसका एलिमेंट्स इस प्रकार से गिवन रहेगा। अब 3 नंबर पर आ जाते हैं। चूंकि 3 नंबर के लिए भी चूंकि 2x2 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स अपने को निकालना है। और 3 नंबर में देखो क्या है, यहां देखो ए आई जे किस प्रकार से डिफाइन हो रहा है, 2i माइनस थ्री जे का मॉड। अब मुझे चाहिए ए वन वन, ए वन वन कैसे निकालेंगे, आई की जगह वन, जे की जगह वन डालेंगे तो ये आ जाएगा टू माइनस थ्री का मॉड, डेट इज माइनस वन का मॉड हो जाएगा क्या, वन। फिर ए वन टू का वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट टू सेकेंड कॉलम, मतलब आई की जगह पर वन डालेंगे, जे की जगह टू डालेंगे, तीन दूना छह आ जाएगा, नहीं ये आ जाएगा माइनस फोर का मॉड। फिर यहाँ हो गया फोर। फिर यहाँ से ए टू वन, फिर आई की जगह पर टू डालेंगे, यदि फोर टू डालते हैं तो यहाँ आ जाएगा फोर, और जे की जगह वन डालेंगे तो ये वन ही आएगा। और फिर ए टू टू यदि बच्चा लोग डालते हैं तो ये आ जाएगा फोर माइनस सिक्स, जो कि माइनस टू आएगा, और माइनस टू का मॉड कितना होता है, टू। अब यहाँ इक्वेशन वन में नहीं, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू का वैल्यू डाल करके वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ देखो वन, अच्छा, फिर यहाँ फोर, फिर यहाँ वन, फिर यहाँ टू। नहीं, ये बहुत आसान है, डायरेक्ट भी यहाँ हम चार को बना सकते हैं। ए इज इक्वल टू देख लो आप क्या है, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है। नहीं, यहाँ देखो जहां पर आई जे से ग्रेटर होगा वहां आई स्क्वायर होगा, तो यहाँ आई जे से ग्रेटर है, जब आई जे से लेस है तो माइनस जे स्क्वायर। तो यहाँ देखो, और जहां पर आई जे की इक्वल है वहां टू, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का जो एलिमेंट होगा इस जगह पर टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ना रो नंबर कॉलम नंबर के इक्वल है। क्लियर है। उसके बाद फिर यहाँ देखो आई जे से छोटा है, आई जे से छोटा रहेगा माइनस जे स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस टू स्क्वायर। आया समझ में, अरे जे की जगह पर टू ही है ना तो माइनस जे स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। उसके बाद फिर देखो आई जब जे से क्या हो जाए, आई जे से ग्रेटर हो जाए, देन देखो क्या होता है, आई स्क्वायर हो जाता है, फिर यहाँ हो जाएगा बेटा टू स्क्वायर। अब फिर जब आई जे के इक्वल है देन हो जाएगा टू।
तो यदि गौर से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 2, ये आ जाएगा -4, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। ठीक है, बस खत्म कहानी। थोड़ा सा समझना है यहाँ पर, यहाँ देख लो आई की जगह पर 1 है, जे की जगह पर 2 है। यदि आई जे से छोटा रहे है ना तो -j² इसका वैल्यू होता है। जे कहाँ से लाएंगे हम? देखो जे कहाँ है, यहाँ, और यहाँ जे की जगह पर देखो 2 है, नहीं तो यहाँ हो जाएगा -2²। फिर यहाँ देखो जब आई जे से ग्रेटर होगा देन i², तो आई जे से ग्रेटर है तो इस जगह पर, और आई का वैल्यू 2 है, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। जहां आई जे के इक्वल है वहां देखो 2 लेना है अपने को। हो गया ना? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिटा देते हैं इसको। ऐसे देखिए जेई मेन का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ये जेई मेन है ना, 2020 में आया था ये क्वेश्चन। इसी को हम क्या किए, सब्जेक्टिव बना दिए हैं, है ना। अब यहाँ देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ऑप्शन में रहता, इससे बढ़िया है किसी को फाइंड कर लिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव ही बना लिए। ठीक है, करते हैं इसको, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, जेई मेन 2020 में आया था। ठीक है, तो सबसे पहले कल एक लास्ट में जो क्वेश्चन किए थे हम, ठीक है, यदि आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, बहुत भारी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, यदि गौर से देखा जाए तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ऐसा कुछ है इसमें। सबसे पहले तो आप ये देख लो, ठीक है ना, कि ए मैट्रिक्स ए और बी दिया हुआ है, सभी को खोलना पड़ेगा अपने को। ए को भी खोल लेते हैं, है ना, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स ए को खोल लिए और बी को भी खोल लेते हैं बच्चा लोग, है ना। बी को यदि हम खोलेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, B11 जैसा, क्योंकि बी का एलिमेंट देख लो Bij जैसा लग रहा है, B12, B13, फिर B21, B22, B23, फिर B31, B32, B33। अब यहाँ ये नहीं है कि हम जो लेक्चर अभी बना रहे हैं, ठीक है, आप लोगों के लिए,
अभी हम जेईई मेन को पढ़ा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये क्वेश्चन आपको बहुत है ना कंसेप्ट आपको सिखा देगा यहाँ से, जो भी आप पीछे पढ़े हैं, ठीक है, जितना अभी तक हम करते करते आए हैं वो सब का एप्लीकेशन, डिटर्मिनेंट का भी यूज है ना, मैट्रिक्स का भी यूज इसमें है। तो ये सब चीज है ना आपको समझ में आना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि थोड़ा सा भी दिक्कत होगा आपको, क्योंकि डिटर्मिनेंट आपको पढ़ा हुआ है, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस का ये है ना मिक्स्ड क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं थोड़ा सा मल्टीपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दो तीन टाइप का कंसेप्ट जो है ना मैट्रिक्स, दो टाइप का कंसेप्ट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का है ना, दोनों इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो घबराने का नहीं है, आप गौर से देखिए ए और बी का वैल्यू निकाल, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को कैसे फाइंड करना है, ठीक है ना। इसका तो मेरे को डिटर्मिनेंट ही चाहिए, मतलब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, इसी में से क्या करना है बताए थे कल आपको, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स कपड़ा को खोल के हटा देंगे, ठीक है, डिटर्मिनेंट का कपड़ा पहना देंगे, वो आसानी से आ जाएगा जगह पर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब पहले तो बी आई जे देखो किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है ना, बी आई जे को निकाल लें। यदि आपकी इच्छा है, ठीक है, डायरेक्ट रखने का वैल्यू, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, या नहीं तो ये 9 जो आपको यहाँ दिया हुआ है ना, सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो चलो हम यहाँ निकाल देते हैं इसे वैल्यू। इसका वैल्यू निकालने के लिए देख रहे हो यहाँ आई प्लस जे का सम -2, ये दोनों को जोड़ के 3 के पावर में, दोनों को जोड़ के 2 घटाओगे 0 आ जाएगा, और बेटा ये A11 आ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा A11। फिर B12 है ना, फिर दो 3 के पावर में दोनों का सम -2 तो 1 हो जाएगा, और फिर ये B12 हो जाएगा, ठीक है क्या। फिर B13, इसका कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे और 3 के पावर में ले लेंगे, और यहाँ ले लेंगे ओ B12 नहीं, A12 नहीं, फिर यहाँ भी A12 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देखो ये निकालते हैं, B21 निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, और उसमें से 2 घटाएंगे। जैसे देखो यहाँ पर I प्लस जे -2 है ना, तो I यहाँ है, J यहाँ है, दोनों को ऐड करके 2 घटा लेंगे, ये आ जाएगा 3 के पावर 1 और A21। फिर यहाँ चलो B22, फिर दोनों को ऐड करो और घटाओ, 2 घटा लो, फिर B23, दोनों को ऐड करके 2 घटाएंगे, ठीक है। फिर यहां से हम निकाल लेते हैं B31, दोनों को ऐड करके 2 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा, यही आएगा ना, 3 1 4 -2 है ना, 2 आ जाएगा। फिर यहां से B32, दोनों को ऐड करो, फिर यहां से B33, 3 के पावर में 4 और A33, क्लियर है यहाँ। अब चलो, अब मेरे को यहाँ देखो निकालना, बी का डिटर्मिनेंट ऐसे दिया हुआ है, तो बी का डिटर्मिनेंट यहाँ दिया हुआ है ना, तो बी का डिटर्मिनेंट से हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या करना है, इस मैट्रिक्स के कपड़ा को खोल के हटा दो, डिटर्मिनेंट का कपड़ा पहना दो, और B11 की जगह पे बच्चा लोग अपने को लिखना क्या है, A11 नहीं, अरे अब जब इसके जैसे इसका डिटर्मिनेंट यदि मेरे को लेना है तो ले लेंगे, और ये सब का वैल्यू तो डालते जाना है ना, B11 B12 B13 का वैल्यू इसीलिए तो निकाले थे, ताकि हम वहां डाल सकें। अब आप फिर से मेरे को कॉपी करवाओगे वहां पर इसको, फिर वहां एक एक वैल्यू रखवाओगे, तो फिर मजा नहीं आएगा फिर, है ना। B11 B12 B13 का वैल्यू यहाँ रख दो। अच्छा B1 इसका देखो कितना आ जाएगा, 3 इंटू A12, और फिर यहाँ देखो 3 स्क्वायर इंटू A13 नहीं, अच्छा फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू, अरे यार ये गलत कैसे हो गया, यहाँ जो है वही यहाँ होगा ना, चूंकि यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ B-I-J है तो यहाँ A-I-J है, इसका रखेंगे तो A21, फिर यहां से देखो 3 स्क्वायर, A22 3 का क्यूब और A23, फिर यहां देखो 3 स्क्वायर दिख रहा है क्या, A31, फिर यहां देखो 3 के पावर 3, A32 और 3 के पावर 4,
A33 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है? नहीं, अब क्या करें? अब यहाँ क्या किया जाए? थोड़ा सा सोचना है। देखो यहाँ से तो 3 कॉमन नहीं आ सकता। नहीं, यहाँ से 3 कॉमन नहीं आ सकता है। यहाँ से 3 कॉमन कर लेते हैं, यहाँ से 3 का स्क्वायर पहले कॉमन करते हैं। करो जल्दी कॉमन, 3 इंटू 3 का स्क्वायर। अब देखते हैं क्या बच रहा है। देख लेते हैं क्या बच रहा है। यहाँ बच रहा है बच्चा A11 और इसी का वैल्यू बेटा A1 मतलब 81 दे रखा है, देख लो यहाँ पहले से, है ना, पता है अपने को। फिर यहाँ A21, फिर यहाँ A31, जो कि यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर हम निकाल ही चुके हैं। फिर यहाँ 3 बच जाएगा, 3A12, फिर यहाँ से 3 कॉमन किए हैं, 3 इंटू A22 हो जाएगा बेटा। इसमें से 3 का स्क्वायर कॉमन किए हैं, 3 इंटू A32 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ से तो कुछ भी कॉमन हुआ नहीं ना, तो ये 3 का स्क्वायर ही बच जाएगा यहाँ पर, A13। चूंकि यहाँ से 3 कॉमन हुआ था तो फिर यहाँ 3 का स्क्वायर बच जाएगा, A23। फिर यहाँ से देखो 3 का स्क्वायर कॉमन किए थे तो यहाँ भी 3 का स्क्वायर ही बच जाएगा, ओ नहीं, A33। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी पता है ना, डिटर्मिनेंट के किसी भी रो या किसी भी कॉलम में कोई सेम चीज यदि गुना किया हुआ दिखे, ठीक है, तो उसको उस रो या उस कॉलम से कॉमन कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? देखो ये 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ से देखो 3 निकल जाएगा बेटा, ठीक है, और यहाँ से 3 का स्क्वायर निकल जाएगा। अच्छा, फिर यदि देखा जाए तो ये देखो क्या बच गया, A11, फिर A21, फिर A31, फिर यहाँ A12, A22 और A32, फिर यहाँ A13, A23 और A33। और यदि गौर से देखा जाए, ये देख रहे हो 3 के पावर में कितना आ गया, और 6, नहीं, 3 के पावर में 6 आ गया बच्चा। और ये देखो यदि देखा जाए गौर से तो ये तो A का डिटर्मिनेंट है ना, देख लो, ये तो A का डिटर्मिनेंट है। और इसको यदि इधर देखा जाए तो ये 3 के पावर में 4 है। अरे 81 को 3 के पावर 4 ही लिख सकते हैं ना। फिर मेरे को चाहिए A का डिटर्मिनेंट, तो A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 3 के पावर 4 बाय 3 के पावर 6, अर्थात 1 बाय 3 का स्क्वायर, डेट इज आप समझ रहे हैं 1 बाय 9। क्लियर है क्या? अब ये क्वेश्चन पहले से बोल रखा है ए और बी जो है ना, दो मैट्रिसेस है जो 3 by 3 ऑर्डर का है, और इस प्रकार से है कि बी आई जे देखिए किस प्रकार से डिफाइंड हो रहा है। आई का वैल्यू 1 2 3 तक ले जाना है, जे का वैल्यू भी 1 2 3 तक ले जाएंगे आप, और डिटरमिनेंट ऑफ बी दे रखा है 81, देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब फिर ए का डिटरमिनेंट निकालना है, ए और बी पहले यहाँ हम लिख लिए, और मुझे पता है कि बी आई जे ही हम निकाल सकते हैं यहाँ पर, चूंकि यही एलिमेंट यहाँ डिफाइन किया हुआ है। तो बी आई जे के लिए हम B11 B12 B13 B21 B22 B23, ठीक है क्या, B31 B32 B33 इसको निकाल लिए हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ बी का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, इस वर्ड का हम यूज करना चाहते हैं तो बी का डिटरमिनेंट यहाँ निकाल लेते हैं बच्चा, ठीक है ना। बी का डिटरमिनेंट डायरेक्ट हम निकाल लिए हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, इसमें से मैट्रिक्स के साइन को हटा के डिटरमिनेंट का साइन लेते, फिर B11 का वैल्यू मेरे को रखना पड़ता, चूंकि B11 इसीलिए हम निकाले ही थे, ठीक है। B11 क्या आ गया, A11 के टर्म में आ गया, B12 A12 के टर्म में आ गया, B13 A13 के टर्म में आ गया। लग रहा है मेरे को कि है ना, आराम से जब इसको हम इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ना, आराम से ए के डिटरमिनेंट की ओर है ना झुक जाएगा, और वहां से क्या करेंगे, ए का डिटरमिनेंट आराम से हम निकाल सकते हैं। सबका वैल्यू क्या कि सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पर, फिर जो भी डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी हम जानते हैं, डिटरमिनेंट के किसी भी रो या कॉलम में कोई चीज यदि गुना किया हुआ देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसको उस रो से कॉलम या उस रो या उस कॉलम से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो वही कहानी यहाँ हम दोहराए हैं, ठीक है। यहाँ देखो 3 है, 3 स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, यहाँ से 3 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ देखो 3 स्क्वायर 3 का क्यूब, 3 का पावर 4 है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन हो गया, बच गया A11 A21 A13। फिर यहाँ देखो 3 बच ही जाएगा, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर बच ही जाएगा, क्योंकि यहाँ से 3 निकला था तो 3 बचेगा, यहाँ 3 का स्क्वायर यहाँ बचेगा, फिर यहाँ से 3 का स्क्वायर कॉमन हुआ था तो यहाँ 3 बचेगा, और ये 3 का स्क्वायर बचेगा। फिर यहाँ देखो 3 3 3, फिर भी 3 कॉमन हो जाएगा, फिर यहाँ 3 का स्क्वायर भी है कॉमन हो जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो 3 का पावर 6 हो जाएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। और 3 का पावर 81 को 3 का पावर 4 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 3 का पावर 6 इंटू ए का डिटरमिनेंट। फिर ए का डिटरमिनेंट जब यहाँ पर हम निकालेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 3 का पावर 4 बाय 3 का पावर 6, दोनों कैंसिल हो गया, 1 बाय 3 का स्क्वायर बचेगा नहीं, और 1 बाय 3 का स्क्वायर का मतलब 1 बाय 9। क्लियर हो गया शायद, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नहीं, छोटा छोटा कंसेप्ट सब
जो भी मैट्रिक्स के अंदर में चाहे तो उसको बहुत ही लैंग्वेज में भी लिखा सकते हैं हम, बच्चा लोगों को लिखाते भी हैं क्लास में। बट यहाँ उतना ज़्यादा ज़रूरी का चीज़ मतलब मेरे को ज़रूरत नहीं महसूस होता है कि मैं आपको उतना सारा लैंग्वेज लिखा दूँ, बेकार है ना? आप नॉर्मली यदि आप मैट्रिक्स मेरे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप क्वेश्चन बनाते-बनाते बहुत कुछ सीख जाएँगे। अब हम मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि मैं बिना थ्योरी का ही क्वेश्चन लगाते रहूँ, ऐसा भी नहीं है ना? सब कुछ बताएँगे, है ना? जो मेरे को लगेगा लिखाना चाहिए उसको हम लिखा भी देंगे, ठीक है ना? पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है? इसके बाद मुझे नहीं लग रहा है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आप उसको बना नहीं लोगे, है ना? बस थोड़ा-सा ये क्वेश्चन इसलिए बच्चा को डिफ़िकल्ट लग सकता है। अभी के टाइम पे जो बच्चा मान लो मेरे से डिटरमिनेंट नहीं किया है या डिटरमिनेंट ऐसे हम पहले ही पढ़ाए हैं, है ना? यदि कोई बच्चा ये सोच के पढ़ रहा है, ठीक है, पहले एनसीईआरटी में मैट्रिसेस दिया हुआ है, पहले उसको पढ़ लेना चाहिए अपने को, उसके बाद डिटरमिनेंट है, फिर मैट्रिसेस है। तो ऐसे करके नहीं हो पाएगा, पहले आप डिटरमिनेंट के लेक्चर को देखिए, उसके बाद फिर मैट्रिसेस पढ़िए मेरे से, है ना? तो ज़्यादा आपको बेनिफिट दिखेगा। ठीक है? अब आप यहाँ कुछ रफ आइडिया लीजिए, ठीक है? फिर हम इसी चीज़ को लिखा देते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मेरा एक इच्छा है, ठीक है? कि कोई भी मैट्रिक्स है उसमें कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करने का। याद रखिएगा इस बात को। मान लीजिए एक मैट्रिक्स अपने पास है, ठीक है? और हम चाहते हैं क्या कि इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए। तो मैट्रिक्स का एक एक ही मेथड है कि आराम से यदि आपको कोई चीज़ मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो तो मैट्रिक्स में, है ना, जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी में क्या करना है उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है? मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सभी में क्या होगा उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चा। तो ये देख लो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा क्या? अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ यूज कर चुके हैं ना, 10। यहाँ क्या करना है? यहाँ भी वही काम करेंगे, ठीक है? सभी जितने मतलब इसमें कितना टोटल 6 एलिमेंट्स है ना, 4 से मल्टीप्लाई यदि हम करते हैं तो सभी में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा फिर 8। फिर यहाँ देखो मुद्दा नंबर 2 कहीं यदि मान लो ऐसे ही दे दिया, 8 दे दिया, 12 दे दिया, 16 दे दिया, 4 दे दिया, 20 दे दिया, फिर 8 दे दिया, ठीक है क्या? अब यदि मेरा इच्छा हो ना, यदि मेरा इच्छा कर जाए कि इसमें से कुछ भी कॉमन करने का, अब डिटरमिनेंट की तरह यहाँ नहीं सोचते हैं हम लोग, ठीक है? डिटरमिनेंट में क्या करते थे, जैसे आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, जैसे मान लीजिए एक डिटरमिनेंट है। मान लीजिए इस डिटरमिनेंट में मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ हम एक ही काम कर सकते हैं डिटरमिनेंट के, या तो मैं कॉलम 1 में 2 से गुणा कर दूँ, जैसे इसमें देखो 8, 6, 2, 5 पहली बात, या तो मैं कॉलम 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। 4, 3 यहाँ हो जाएगा, 4 यहाँ हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ सी नंबर में आ जाते हैं। यदि मेरा इच्छा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, R1 में भी 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4, 3, 5 नहीं? फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आ जाएगा, पहले तो रहने दीजिए 4, ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा क्या 10। समझिए मेरी बात को गौर से, ठीक है? डिटरमिनेंट के साथ क्या कंडीशन था कि यदि मुझे कोई भी डिटरमिनेंट में, ठीक है, किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करना हो तो उस डिटरमिनेंट के, है ना, किसी रो या किसी कॉलम, है ना, किसी मतलब एक रो या किसी एक कॉलम में ही उस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ मैट्रिसेस के साथ बेटा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है? मैट्रिसेस के साथ क्या नियम है कि यदि मुझे मैट्रिसेस में कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? और यदि मुझे कॉमन करना रहेगा तो हर एक एलिमेंट से कॉमन करेंगे चीज़ को, है ना? लेकिन यदि मान लो यहाँ मुझे कॉमन करना है
यहाँ कॉमन करना है मुझे, तो यहाँ से भी हम कॉमन कर सकते हैं, यहाँ से भी कॉमन कर सकते हैं बेटा, ठीक है। यहाँ यदि मुझे कॉमन करना है तो यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, मतलब किसी रो या किसी कॉलम से ही हम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यदि हम कॉमन करेंगे तो सभी में से कॉमन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ये आप पहले से ही जान चुके हैं। लेकिन यदि मैट्रिक्स में आप समझो, यहाँ पर ये दोनों एक ही चीज है। यदि आप सोचो कि मल्टीप्लाई करना रहता है मेरे को, तो हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉमन भी करना रहेगा, तो हर एक एलिमेंट से कॉमन करेंगे ना, बात खत्म। और जब आप जान चुके हैं डिटर्मिनेंट में हम एक काम कर सकते हैं, किसी रो या किसी कॉलम में ही कोई चीज से गुणा कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी रो या उसी कॉलम से कॉमन कर सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक है, इसमें ज्यादा लॉजिक का जरूरत ही नहीं है। यहाँ आपको पता है पहले से इसमें 4 कॉमन है सब एलिमेंट में, सब एलिमेंट को गौर से देखेंगे, 8 है, 4 है, 12 है, 20 है, 16 है और 8 है, आराम से ऑब्वियस बात है कि यहाँ क्या होगा, 4 कॉमन हो जाएगा, तो ये 2 3 4 फिर 1 5 और 2 हो जाएगा, नहीं यही हो गया, कहानी खत्म। अब जैसे मान लो कि यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, फिर यहाँ 15 है, आपको दिख रहा होगा पूरे में से 5 हम कॉमन कर सकते हैं। 4 5 जा 20 होता है ना, 5 5 जा फिर 4 3, ये नहीं कॉमन करने के बाद तो यही आने वाला है ना। तो इससे देखो अब एक हम रिजल्ट बना लेते हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि हम ऐसे ही पढ़ाते चले जाएंगे, पढ़ाते चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। एक रिजल्ट बना लो, रिजल्ट हम ऐसे बना सकते हैं, यदि मान लो कोई मैट्रिक्स है इस प्रकार से, और इसमें यदि मुझे k से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इस मैट्रिक्स में यदि मेरे को k से मल्टीप्लाई करना है तो आराम से कर सकते हैं। मान लेते हैं इसका ऑर्डर है m/n। अब कोई जरूरी नहीं है कि मैट्रिक्स जो होना चाहिए ना सेम रो सेम कॉलम वाला ही होना चाहिए। ऐसे डेफिनेशन अभी बताए नहीं है कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे कहते हैं, बता देते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है उसमें, ठीक है। पहले आप समझो, यहाँ पर ये सब बहुत ही है ना, आम चीज है। क्या करना है, यदि k से मल्टीप्लाई करना रहेगा ना तो आराम से आप क्या कर सकते हैं, k से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और फिर आप कहोगे सर यहाँ सभी मल्टीप्लाई हो गया क्या, जैसे यहाँ हम मल्टीप्लाई किए थे सभी एलिमेंट में, तो क्या सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो गया, सभी एलिमेंट में हम समझ जाएंगे k से मल्टीप्लाई हो गया है। बिल्कुल बेटा, है ना, सभी मल्टीप्लाई हो गया है। नहीं विश्वास है तो आप देख लो एक एग्जांपल लेके, ठीक है। k इंटू ए आई जे ले लेते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ ले लेते हैं 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, यहाँ k इंटू हम बोले ना k अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब फिर मैट्रिक्स का तो ऑर्डर में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। अब आप खोलते चलो, ठीक है। अब जब आप खोलोगे तो k इंटू ए 1 1 हो जाएगा, फिर यहाँ देखो k इंटू ए 1 2 हो जाएगा, फिर k इंटू ए 2 1 हो जाएगा, ठीक है क्या, k इंटू ए 2 2 हो जाएगा। नहीं मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का साइन दे देंगे। नहीं इधर यदि आप खोलेंगे तो आप सोचिए ये तो हो जाएगा a11 a12 a21 a22। आप गौर से देखिए, है ना, यदि यहाँ पर हम k से मल्टीप्लाई किए थे तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो गया था कि नहीं। बस मेरा मुद्दा है कि आप इस चीज को समझ जाओ, ठीक है। और कुछ उतना ये लैंग्वेज यदि आपको समझ में नहीं भी आ रहा है ना, यदि आपको ये समझ में आ रहा है समझ लो, मतलब आपको समझ में आ गया, क्योंकि आपके सामने ये नहीं रहेगा, आपके सामने इस टाइप का, है ना, टर्म्स आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया क्या। अब जैसे मान लो 4 2 3, इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 4 6 हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जैसे 3 है 1 2 5 4 2 3, फिर यहाँ 3 6 15 फिर 12 6 और 9, नहीं फिर यहाँ चलो 5, इस मैट्रिक्स में 5 से मल्टीप्लाई करना है अपने को, ये कितना आ जाएगा 10 15 और 5। आगे बात समझ में, मतलब हुआ यदि कॉमन करना रहेगा तो सभी में से कॉमन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। होता क्या है ना, कभी कभी हम बोल नहीं पाते हैं, ये जो है ना रो मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स है, यदि हम इसके बारे में पहले से अब ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है क्या, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अभी हम बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि हम उसके ऊपर बात ही नहीं की है ना। ये बहुत ही छोटा सा प्रॉपर्टी था, है ना, ये रिजल्ट है, आराम से आप समझ सकते हैं। यदि कोई भी मैट्रिक्स में कोई चीज से मल्टीप्लाई यदि करना रहे अपने को, है ना, तो उसके हर एक एलिमेंट में उस चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे
और यदि कॉमन भी करना रहेगा तो आराम से क्या करना है, सभी एलिमेंट से कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैट्रिक्स को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब कभी-कभी इस टाइप से भी मैट्रिक्स आप देखे होंगे, कल कल ही हम कराए थे, 6 एलिमेंट्स को लेके किए थे, नहीं? अब आप इसका ऑर्डर बोल सकते हैं, पहले रो बोलना है उसके बाद कॉलम बोलेंगे। तो रो इसमें कितना है, 4 रो है, 1 कॉलम है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 रो है और 1 कॉलम है। अब ए बी सी डी ई एफ, यदि इसके बारे में बोला जाए तो ये 6 रो है, 1 कॉलम है। बात आ रही है समझ में? इस टाइप का जो मैट्रिक्स रहेगा उसका क्या नाम होगा, इसका नाम लिखेंगे हम लोग। इस टाइप से बहुत सारा मैट्रिक्स हो सकता है, नहीं? अब जैसे मान लीजिए यदि हम यहाँ लिखें A1 A2 A3 डॉट डॉट AM, तो इसका ऑर्डर कितना, देखो M गो रो है, 1 कॉलम है, नहीं? इस टाइप का जो मैट्रिक्स आपके पास है ना दिखेगा, उसका हम लोग क्या नाम लिखेंगे? और समझते हैं, इसी चीज को उल्टा देते हैं, ठीक है? जैसे यही कितना एग्जाम्पल को लेते रहेंगे बाहर से, इसको ये देखो ऐसे भी रह सकता है, ठीक है? और इसका ऑर्डर देखो, इसमें कितना है, पहले रो रो यदि देखा जाए तो 1 रो है और कॉलम कितना है, 4, नहीं? फिर 4 2 9 8 7, एक सेकेंड अच्छे से लिखते हैं, राइटिंग बना के, 4 2 9 8 7। इसमें देखा जाए 1 रो है और 5 कॉलम्स है, नहीं? फिर यहाँ आ जाओ A B C D E F, क्लियर है क्या? और इसका ऑर्डर यदि देखा जाए तो 1/6 है। अच्छा, A B C D E F G H I, अच्छा यदि इसके ऑर्डर के बारे में बात किया जाए तो 3/3, और इसके ऑर्डर के बारे में बात किया जाए तो 4/4, और इस मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर बात किया जाए ये 5/5 ऑर्डर का हो जाएगा, ठीक है? और फिर आगे आ जाते हैं, और इसका ऑर्डर यदि देखा जाए तो आप देख लो, इसमें 2 रो है, 3 कॉलम्स है, ठीक है क्या? और इसमें देखो 3 रो है, 2 कॉलम्स है, नहीं? अच्छा, अब थोड़ा सा सोचते हैं, ठीक है? सोचते हैं थोड़ा सा, आप भी चाहें तो आप समझ सकते हैं इस चीज को ऐसे ही। मेरा काम है आपको अच्छे से समझा देना, ठीक है? जैसे क्लास में समझाते हैं बच्चे को, है ना? उसी तरीका से मेरा काम है कि क्योंकि तभी आपको समझ में भी आएगा। जब क्लास में स्टूडेंट को पढ़ा रहे होते हैं बच्चा लोग, ठीक है, तो वहाँ ये चीज़ दिमाग में ज़रूर आता है कि वहाँ बहुत टाइप के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। ऐसा जिसका कि साइड से बायोलॉजी भी है, नहीं? उसको भी समझना है। पहले जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे, डायरेक्ट यदि मैं डिफाइन ही कर दूँ चीज़ों को, ऐसा उतना लगता है मुझे समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो ये मेरे को देखने से महसूस हो रहा है, ये कॉलम टाइप का महसूस हो रहा है, देख लो आप। ये लग रहा है कि कॉलम टाइप का, ठीक है? और इसको देख के महसूस हो रहा है ये रो टाइप का है, देख लीजिए, ये रो टाइप का लग रहा है। अच्छा, ये रो टाइप का है, जिसका नाम ही रो मैट्रिक्स रख देते हैं, ठीक है क्या? और ये देखिए कॉलम टाइप का लग रहा है, जिसका नाम ही रख देते हैं क्या? कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम टाइप का लग रहा है, तो इसका नाम रखेंगे क्या? कॉलम मैट्रिक्स। समझिएगा मेरी बात को।
और ये रो टाइप का लग रहा है, इसीलिए इसका नाम रख देते हैं रो मैट्रिक्स, ठीक है। और ये दिख रहा है 5 5 4 4 3 3, ये स्क्वायर टाइप का लग रहा है, नहीं वर्ग टाइप का। लंबाई चौड़ाई इक्वल है, लंबाई चौड़ाई इक्वल है, लंबाई चौड़ाई इक्वल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जिसका हिंदी में नाम है, ठीक है, वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह है ना, आव्यूह है ना। वर्ग आव्यूह ही है, जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है क्या। इसमें आ जाइए। इसमें देखिए लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं है, मतलब 2 लंबाई मान लीजिए, 3 चौड़ाई है, यहाँ समझिए 3 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। लंबाई चौड़ाई बराबर किस में नहीं होता है, रेक्टेंगल में। इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है। और इसमें भी देखिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टाइप का मैट्रिक्स होता है, ठीक है क्या। ये दिख रहा है वर्टिकल, वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। इतना डिफाइन करने का जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर भी है, रेक्टेंगुलर में किस टाइप का, ये है वर्टिकल टाइप का, ये है हॉरिजॉन्टल टाइप का, ठीक है। तो ज्यादा बात करने का यहाँ जरूरत नहीं है, देख लो यहाँ पर हम अभी क्या बोल, थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं इसी चीज को। कॉलम मैट्रिक्स देखो होने के लिए, ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स होगा उसको कॉलम मैट्रिक्स तब कहेंगे जब उसमें एक ही कॉलम होगा। आप गौर से देखो, ये रो नंबर है, ये कॉलम नंबर है, ठीक है। इसमें m बाय n यदि हम लोग बोलेंगे, और यदि n का वैल्यू 1 हो जाए, मतलब होगा क्या कि यदि एक कॉलम हो जाए कोई भी मैट्रिक्स में, यदि कॉलम का संख्या 1 रहेगा तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। आप देख लो, ये जितना भी एग्जांपल आप देख रहे हैं ना, सब सभी में कॉलम 1 है। और देखिए इसको देखने, इसका जो डायग्राम ड्रॉ किए, ठीक है, तो इससे मेरे को एक ही चीज पता चला है कि सभी में देखिए कॉलम 1 दिख रहा है, और इसका नाम भी पड़ गया कॉलम मैट्रिक्स। अब ये कॉलम 1 होने से इसका नाम कॉलम हम नहीं रखे हैं, ये देखने से भी लग रहा है कॉलम टाइप का, नहीं एक कॉलम है। आप देख लो, ये मैट्रिक्स दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, इसमें से दिख रहा है एक एक ही को लग रहा है काट दिए, इसको ऐसे कॉलम 1 बोलते हैं एक्चुअली। यदि ये सब नहीं रहता है तो नहीं रहता, केवल यही बचता, और यदि ये बचता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम 1। केवल कॉलम ही ना दिखता। अब आप बोलोगे नहीं सर इसमें तो रो भी दिख रहा है सर, 4 रो है। अरे रो से मतलब नहीं है, देखने में कैसा लग रहा है, ये कॉलम टाइप का लग रहा है कि रो टाइप का लग रहा है। ये तो देखने में कॉलम टाइप का लग रहा है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। और कॉलम मैट्रिक्स होने के लिए, अब जैसे देख लो यहाँ पर, अब हम यहाँ लिखा देंगे, ठीक है क्या, कि मैट्रिक्स इतना, ये दिख रहा है ना, इतना इज सेड टू बी, है ना, कॉलम मैट्रिक्स इफ n इज इक्वल टू 1। यदि n 1 होगा तो कॉलम होगा। अब रो मैट्रिक्स के लिए देखो, रो 1 हो जाएगा। आप देख लो, रो 1 है, कॉलम 4 है, इसमें इसमें रो 1 है, कॉलम 5 है, इसमें रो 1 है, कॉलम क्या है, 6 है। इस मैट्रिक्स को, है ना, इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स हम तब कहेंगे जब m का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, देन ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। लिखा देते हैं इसे हम। फिर देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए बच्चा लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए देख रहा है लंबाई चौड़ाई इक्वल होना चाहिए, मतलब m इज इक्वल टू यदि n हो जाएगा तो आराम से इस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए m डज नॉट इक्वल टू n, यदि m n के बराबर नहीं हो, देन क्या होगा, रेक्टेंगुलर होगा। m n के बराबर नहीं है, डेट इज आइदर m इज ग्रेटर देन n या m इज लेस देन n। नहीं, ये बात क्लियर है क्या यहाँ तक। मुझे नहीं लग रहा है कि दिक्कत थोड़ा सा भी होना चाहिए आपको। अब हम इसी चीज को डिफाइन कर देते हैं, यही सब एग्जांपल आप लिख लीजिएगा, है ना। चलो यहाँ बगल में ही लिख देगा, यहाँ बगल में, यहाँ पर some definitions। मैट्रिक्स इतना is said to be number 1 कॉलम मैट्रिक्स इफ, यदि कॉलम 1 हो जाए, मतलब n का वैल्यू यदि 1 हो जाए। आप ये एग्जांपल आप यहाँ ले सकते हैं, यदि आपको एग्जांपल लेने का इच्छा है ना, तो इस एग्जांपल को आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लीजिए, ठीक है, इस जगह पर।
उसके बाद नंबर 2 में रो मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू 1, यदि इसमें रो ही 1 हो जाए तो ऑटोमेटिक ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m इज इक्वल टू n, ठीक है। यदि क्या हो जाए, m इज इक्वल टू n हो जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब आप क्या कीजिए, रो मैट्रिक्स लेकर के इसका जो एग्जांपल है ना, इसको आप यहाँ उतार सकते हैं, ठीक है। उतार ही लीजिएगा, इसको अब मिटा दें। इस एग्जांपल को क्या करना है, इस जगह पर पेस्ट करना है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स वाला एग्जांपल को आप क्या करेंगे, इस जगह पर पेस्ट कर दीजिएगा। जगह जगह के है ना अभाव के कारण हम यहाँ अभी लिख नहीं पा रहे हैं ना, एग्जांपल इसका नहीं लिख पा रहे हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यदि क्या होगा, m बराबर नहीं होगा किसके, n के। एक सेकंड में थोड़ा सा देख लेता हूँ यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो कभी कभी हो जाता है ना। अच्छा, से टू, ये हाँ, यहाँ यहाँ है ना, इस जगह पर 2 को चिपका देते हैं, इसको मिटा के देख लो, यहाँ 2 लिखा हुआ था बच्चा, है ना। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने के लिए m n के इक्वल नहीं होना चाहिए, अर्थात आप ये बोल सकते हैं डेट इज, यदि m n से ग्रेटर हो जाए या m n से क्या हो जाए, लेस हो जाए। इस एग्जांपल को आप यहाँ चिपका सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, आप देख लीजिए, m ये है, n ये है, ये इससे छोटा है, यहाँ पर ये इससे क्या है, बड़ा है। नहीं समझ में आया? इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब इसमें एक ही कॉलम होगा, मतलब n का वैल्यू 1 होगा। इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब रो का संख्या 1 होगा। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जब m इज इक्वल टू n होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है आयताकार मैट्रिक्स, ठीक है, आयत की तरह दिखना चाहिए, तब होगा जब या तो m n से ग्रेटर होगा या m n से क्या होगा, लेस होगा। क्लियर है? अब तो आराम से हम बोल सकते हैं ये कौन सा मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, ये कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। चलो थोड़ा सा हम यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन दे देते हैं इस पे, आप थोड़ा सा कीजिएगा अपने से, है ना। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये 2 है बच्चा लोग, है ना। अब ये सब मैट्रिसेस का क्या करना है, नाम लिखना है अपने को। नहीं, ठीक है, आराम से आप नाम लिख सकते हैं।
पहले आप सोचिए अपने मन में, हम बता देते हैं ऐसे, ठीक है? किसका क्या नाम है? आंसर तो कम से कम आपको पता होना चाहिए ना, कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है? आपको खुद से पहले करना है। इसमें देखो, इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 रो 1 कॉलम, ठीक है? तो इसका ये कॉलम मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखो 1 रो है, 3 कॉलम है, रो मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखो 3 रो है, 2 कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखो 2 रो है, 3 कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखो 2 रो 2 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसमें 3 रो 3 कॉलम है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखो 4 रो है, 3 कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें 3 रो है, 4 कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है? इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 रो 2 कॉलम है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। इसमें देखो 1 रो है, 3 3 6 1 7 कॉलम है, रो मैट्रिक्स है ना, ये रो मैट्रिक्स है। चलिए, क्लियर है? अब इसको हम मिटा देते हैं। एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है क्या? या इसी को हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ये यहां से भी डिफाइन हो सकता था, ठीक है? बट वहां से हम नहीं करना चाहते हैं, इसको अलग लिखना चाहते हैं, ठीक है? याद रखिएगा, मैट्रिक्स इतना एज said to be an identity matrix if नंबर 1 में याद रखना है कि m इज इक्वल टू n होना चाहिए बच्चा। m इज इक्वल टू n का मतलब सबसे पहले कोई भी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स तब कहेंगे जब वो क्या होगा? सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है? अब ये नहीं है कि कोई किसी भी टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल देंगे, ऐसा नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स को, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होने के लिए देखो क्या-क्या चीज़ कंडीशन है। सबसे पहले उसको क्या करना है? उस मैट्रिक्स को सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद देखो और भी, है ना, एक और रास्ता से गुजरना पड़ेगा। एलिमेंट जो एआईजे है, ध्यान देना है यहाँ पर। एआईजे में जहां पर बेटा i इज इक्वल टू जे होगा, ठीक है, वहां का एलिमेंट 1 हो जाएगा, और जहां i डज नॉट इक्वल टू जे रहेगा, वहां का एलिमेंट 0 हो जाएगा। i डज नॉट इक्वल टू जे मीन्स आप समझ रहे हैं? मतलब जहां पर रो नंबर है ना, कॉलम नंबर के इक्वल नहीं होगा, वहां पर क्या करेंगे? वहां के एलिमेंट को हमेशा हम लोग क्या करेंगे, है ना, 0 ही रखेंगे, और बाद बाकी जहां पर i इज इक्वल टू जे रहेगा, वहां का एलिमेंट हमेशा 1 होगा, ठीक है? अब यहाँ एक चीज आप जानिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n is usually denoted by i of n, या सिंपली i से डिनोट करेंगे। अब जैसे समझो यहाँ पर एग्जांपल से, जैसे मेरे को I2 लिखना है। I2 का मतलब 2 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स, नहीं, 2 ऑर्डर का यदि मेरे को यूनिट मैट्रिक्स के का लिखने के लिए, तो याद रखना है खाली ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, जहां पर डिटर्मिनेंट में ऐसे हम बता दिए थे, जिस जगह पर, ठीक है, ए आई जे में i इज इक्वल टू जे रहेगा, ठीक है क्या? तो ये जैसे मान लो कि आप डिटर्मिनेंट हम आपको पढ़ाए हैं ना, वहां पर बताए थे प्रिंसिपल डायगोनल, है ना, जिस जगह के एलिमेंट में, है ना, जैसे मान लो यहाँ के एलिमेंट में i इज इक्वल टू जे है, और यहाँ देख लो i इज इक्वल टू जे है, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा, मतलब डायगोनल एलिमेंट इसी को बोलते हैं, वहां हमेशा क्या करेंगे हम लोग? 1 रखेंगे बेटा, ठीक है? बाद में कि नॉन डायगोनल का मतलब ये होता है जहां पर i j के बराबर नहीं होगा। जहां i j के बराबर होगा,
ठीक है, वो एलिमेंट को हम बोलेंगे वो डायगोनल पर लाई कर रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स का जो डायगोनल है ना उस पर लाई कर रहा है, और जहां पर मान लो आई जे के बराबर नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो आई इज इक्वल टू जे है, ये हो जाएगा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स का, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट ये हो गया। और फिर मतलब दो ऑर्डर के का जो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इसका जो विकर्ण वाला एलिमेंट है वो ये 1 है। फिर यहाँ देखो आई जे के बराबर नहीं होता है, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी आई जे के बराबर नहीं होता है, यहाँ 0 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो आई इज इक्वल टू जे है, यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। और डायगोनल का हिंदी होता है विकर्ण, नहीं, डायगोनल का हिंदी क्या होता है, विकर्ण होता है बेटा। अब जैसे मान लो 3 ऑर्डर का मेरे को लेना है यूनिट मैट्रिक्स, 3 ऑर्डर का यदि मेरे को यूनिट मैट्रिक्स लेना रहेगा तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सीधा सीधी समझो ना, डायगोनल एलिमेंट को 1, बाद बाकी जितना भी नॉन डायगोनल है सभी को क्या कर लेना है अपने को, सभी को क्या करना है, 0 कर लेना है ना, 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर यहाँ 0 0 0 और 1। फिर मान लो 5 ऑर्डर का यदि आपको लिखना है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 1 0 0 0 0, शायद पता नहीं नीचे दिख रहा होगा नहीं, फिर यहाँ 0 1 0 0 0, अच्छा लग रहा है ना लिखने में। इतना का जरूरत भी नहीं पड़ेगा ना, 3 ऑर्डर तक एनफ हो गया। नहीं, ये देखिए डायगोनल एलिमेंट हो गया, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 5 बाय 5 है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ना। इसका ऑर्डर 3 बाय 3 है, ये 2 बाय 2 ऑर्डर का है। क्लियर हुआ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर, एक मतलब ये यदि याद नहीं भी है ना, सीधा सीधे आप याद रखो, विकर्ण वाला जो एलिमेंट होगा उसको 1 कर देना है, बाद में कि नॉन विकर्ण वाले को 0 कर देंगे, ठीक है। और जब भी यूनिट मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे तो हमेशा याद रखना स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए बच्चा लोग, नहीं। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाने पर बच्चा देखना नहीं चाहता है, ठीक है ना। अब हम इससे आगे ऐसे देखो देखो एक चीज और हम आपको बता देते हैं, इसमें और भी मैट्रिक्स है पढ़ने के लिए, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ने के लिए, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ने के लिए, ठीक है क्या, बात आ रही है समझ में। स्केलर है, डायगोनल है, और भी बहुत टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़ने के लिए, तो वहां हम लोग क्या करेंगे सबसे जैसे, और नील पोटेंट हो गया, आइडम पोटेंट हो गया, ये सब कुछ है ना। तो वो हम बाद में देखेंगे, वो सब ऐसे आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा ऐसे देखा जाए तो। ऐसे स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स का यदि बात किया जाए तो वो इसमें है पढ़ने के लिए, ठीक है। तो वो हम बता ही देंगे अगले डेफिनेशन में, ठीक है, अगले लेक्चर में जब हम लिखने लगेंगे ना डेफिनेशन, तो उसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर और स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स का ट्रेस भी निकालने के लिए रहता है, ऐसे वो है नहीं, आउट ऑफ सिलेबस का चीज है, फिर भी हम बता देंगे यहाँ पर। उसके बाद फिर है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, उसमें भी अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, नहीं आया समझ में, ये सब है पढ़ने के लिए, बट ये आउट ऑफ सिलेबस है सब। आईआईटी में यदि आईआईटी के लिए जिस बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है, वहाँ ये सब चीज तो नेसेसरी है, पढ़ाना ही पड़ेगा अपने को, बट यहाँ अभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मतलब हुआ क्या कि यदि आप आईआईटी का भी प्रिपरेशन करते हैं बच्चा लोग, ठीक है, तो आपको इसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, कम से कम इतना तो है कि ये सब आप करते करते जाएंगे वहां, ठीक है। और हम करेंगे क्या, एक काम तो हम कर ही सकते हैं, यहाँ जो भी लेक्चर डाला हुआ है ना, एक बार बच्चा को, ठीक है, यदि हम आईआईटी के लिए भी लेक्चर डालेंगे, ठीक है, एक बार जरूर हम बोलेंगे आपको, ठीक है ना, कि यहाँ जितना भी लेक्चर पढ़ाया गया है ना उसको आपको देखना चाहिए। यदि आप ये देख लेते हैं तो वहां के लिए बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम आईआईटी वाले बच्चे को भी पढ़ाते थे, तो यहाँ से ही ले जाते हैं, और हर कोई ले जाता है, ऐसा नहीं कि हम ही तो ले जाएंगे। अब कोई भी टीचर है यदि वो पढ़ा रहा है तो मैट्रिसेस क्या चीज है उसके बारे में वो बताएगा, क्योंकि अरेंजमेंट का काम करता है, फिर ठीक है, वो बताएगा। फिर टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, यदि उसका एलिमेंट्स दिया हुआ है, एलिमेंट को ऐसे कहीं कहीं देखिएगा किताब सब में एंट्री भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है क्या, वो बोलेगा क्या कि 3 बाय 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स कितने मैट्रिसेस बना सकते हैं 0 और 1 एंट्रीज का यूज करके, है ना, ये सब क्वेश्चन है, वो करेगा। फिर कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है मैट्रिक्स को, वो करेगा फिर, ठीक है। और सम डेफिनेशंस में स्क्वायर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना, ये जितना भी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, जितना भी चीज है, जो भी हम आपको बोले हैं अभी,
डायगोनल मैट्रिक्स है ना, स्केलर मैट्रिक्स, ट्रेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, एडजॉइंट, इनवर्स, है ना? जितना भी हम बात करेंगे, ठीक है, वो वहाँ भी पढ़ने के लिए बेटा, है ना? तो वहाँ कम चीज़ बचेगा पढ़ाने को, ठीक है? वो बता ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि हम नहीं बताएँगे। डिटर्मिनेंट भी बहुत कुछ छूटा हुआ है वहाँ, जैसे 2 डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है? फिर वहाँ डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, डिटर्मिनेंट का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, ठीक है क्या? तो वो सब है पढ़ने के लिए, ठीक है? वो सब जब हम आईआईटी के लिए लेक्चर बनाने लगेंगे ना, फिर उसमें वो अपलोड कर दिया जाएगा, उससे आगे का वीडियो, है ना? तो वो अभी जो भी पढ़ाया जा रहा है ना, वो सीबीएसई के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है? या जो भी स्टेट बोर्ड है दुनिया में, है ना? सबके लिए सफिशिएंट है। इतना यदि आप कर लेते हैं, तो आपका बोर्ड में, है ना, अच्छा नंबर आ जाएगा। आप 100 में 100 नंबर भी ला सकते हैं। अब ये नहीं कि मैट्रिक्स पढ़ने से 100 में 100 आ जाएगा, मतलब 100 कहने का मतलब ये है, मैट्रिक्स जितना भी क्वेश्चन आएगा, यदि आपने मेरे लेक्चर को देखा है मैट्रिसेस का, है ना? तो उसमें से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है? हर एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, जो भी चैप्टर हम पढ़ाएँगे यहाँ पर, चाहे वो डिटरमिनेंट्स हो या मैट्रिसेस हो, ठीक है? सबका क्वेश्चन आपसे बनेगा। सो चलिए आज इतना ही, ठीक है? इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को दे रहा हूँ विराम। अब अगले लेक्चर नंबर 3 में हम लोग स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर बात कर लेंगे और भी देखेंगे आगे जो भी बचा हुआ चीज़ रहेगा, उसको बाद के एक लेक्चर में हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू। बाय बाय।